बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग से बेस करता है, उससे लिंक करता है। आपने इससे पहले पार्टनरशिप में दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा, उससे आपको आइडिया हो जाता है जी पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। उसके बाद आपने एक टॉपिक पढ़ा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोई भी एग्जाम हो ये जरूर पूछा जाता है। और उसी एडमिशन के हवाले से जिसको एडमिशन अच्छी तरह आता है बेटा, उसको ये टॉपिक बहुत आसानी से आता है क्योंकि ज्यादा चीजें है ही नहीं। इसमें समझ लें 90% काम जो है वो हमने एडमिशन से ही लेना होता है। 90% चीजें हम एडमिशन वाली इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बच्चों को अगर एडमिशन अच्छी तरह आता हो तो इस टॉपिक पर उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो मैं जरा थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ एडमिशन वाली कुछ चीजों को साथ लेके चलूंगा और कुछ बताता भी रहूंगा आपको, ये आपने वहां पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, कुछ छोटा सा रिवाइज भी हो जाएगा और फिर हम इस टॉपिक में आना शुरू कर देंगे। तो अब हम इस टॉपिक पर चल रहे हैं। पहले जाके देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या चीज होती है, कैसे होती है, और फिर हम इसके स्टेप्स देखेंगे। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स के हवाले से क्या स्टेप्स हमें याद होने चाहिए, क्योंकि बच्चे को इशू कहाँ पे आता है। सवाल पढ़ने के बाद पहला सवाल आपके जहन में, जैसे कोई जब क्वेश्चन रीड करते हैं तो आपका जो सेल्फ क्वेश्चनिंग आपसे होनी चाहिए कि मैं अब क्या करूं। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट। उसे ये नहीं पता कि उसे सवाल स्टार्ट कैसे करना है। तो मैंने ना उस चीजों के कुछ स्टेप्स बना दिए हैं, आपको पता चल जाना चाहिए अच्छा दिस स्टेप इज ओके, उसे आप चेक करें, दूसरा स्टेप चेक करें, फिर तीसरा स्टेप चेक करें। तो जो स्टेप चेक होते जाएंगे वो इन होते जाएंगे, जो चेक नहीं होंगे वो आउट है। मेरा मतलब है वो क्वेश्चन में पूछे ही नहीं गए। तो इसलिए से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और अहम बात है, क्योंकि ये आपके आखिरी टॉपिक में से आ रहा होता है, लोग कहते हैं यार आखिर तो इतना आ रहा है, छोड़ो। नहीं, इसका ना सवाल बड़ा छोटा आता है, आपके बोर्ड में बड़ा छोटा सवाल आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसके ऑपोजिट कोई सवाल देख रहे हैं, आप सिंगल एंटी गिवन सवाल देख रहे हैं, आप कंसाइनमेंट का कोई सवाल देख रहे हैं, वो फिर इससे मुकाबले में करने में बड़ा होगा, लेकिन ये आपसे बड़े लेस टाइम में ये सवाल कवर किया जा सकता है। तो ले जी, आप चलते हैं इस चैप्टर के हवाले से बात करेंगे और फिर इसके आगे हम बढ़ाते हैं, इसमें कुछ चीजें हम ऐड करना शुरू करेंगे। बेटा, पार्टनरशिप अकाउंट्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब रिटायर ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है? रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर मींस डिसाइडिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर टू लीव द पार्टनरशिप फर्म। टू लीव द पार्टनरशिप फर्म, ये इसकी रिटायरिंग पार्टनर की डेफिनेशन भी है। आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं कहीं पर। अब उसके बाद क्या होता है? इफ द पार्टनर्स रिटायर्स देन पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग। देखिए, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड बट फर्म डज नॉट। फर्म नहीं खत्म होती, पार्टनरशिप टूट जाती है। से देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, एंड इफ बी रिटायर्स एंड ए एंड सी में कंटिन्यू दैट बिजनेस, तो ए एंड सी जो है वो उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब फर्म खत्म नहीं हुई, पार्टनरशिप टूट गई। एंड व्हेन देयर इज ए चेंज इन द पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप में कोई भी चेंज आता है तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। अब वो 3 थे, ए बी सी थे, वो ए डी बी हो गए, तब भी पार्टनरशिप टूट जाएगी। तो ये आपको ख्याल रखना है कि पार्टनरशिप कब टूटती है? जब उनके मेमोरान में रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, तो उनसे कहते हैं देयर इज ए चेंज इन द एग्रीमेंट, सो द पार्टनरशिप अमंग द पार्टनर्स या बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। ये बहुत अहम बात है। बट द फर्म मे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इफ द अदर पार्टनर डिजायर्स। देखिए, ये बड़ी अहम बात है। शुरू में आपको बताया गया था इंडिविजुअली पार्टनरशिप में क्या होता है, उनके जितने भी पार्टनर्स होते हैं इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर, बट कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। दे आर कॉल्ड फर्म। अच्छा, इससे बड़ी अहम बात होती है, अगर आप कुछ सवाल कर रहे हैं, मतलब आप सवाल कर रहे हैं किसी पार्टनरशिप का और उसमें पार्टनर है ए बी सी, तो अगर आपको टाइटल देना चाहे तो लिखेंगे फर्म ऑफ ए बी एंड सी। फर्म ऑफ ए बी एंड सी। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको मेमोराइज करनी है, देखनी है, सोचनी भी है कि कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। इसलिए यहां बोला गया कि जो फर्म में कंटिन्यू, यानी कि वो फर्म खत्म नहीं हुई, फर्म में कंटिन्यू बट पार्टनरशिप इज कम टू एन एंड। जब आप पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हमें उस वक्त कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कुछ हमें
अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को चेंज करना पड़ता है, कुछ फॉलो करना पड़ता है, जिसके नेम्स मैं आपके सामने या स्टेप्स आपके सामने मेंशन कर रहा हूं। फिर हम अगले बोर्ड्स पर इनकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। सबसे पहला इशू वही वाला, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यही इशू आपके एडमिशन में भी था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके कुछ मेथड्स होते हैं, मैं आपको कुछ मेथड रिवाइज करवा दूंगा, बता दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि वैल्यूएशन मेथड क्या थी या गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं, क्या करते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहले तो उसकी अमाउंट आई ना, पहले में हम क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, पहले तो आपको जज होना चाहिए क्वेश्चन एडमिशन का है या रिटायरमेंट का है। जैसे ही आपने जज कर लिया क्वेश्चन एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, तो पहला स्टेप सर गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। ये है आपका स्टेप पहला, जो मैं बोल रहा हूं ना, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। गुडविल इज अ गुड रेपुटेशन। गुडविल इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को उसका ज्यादा मुनाफा कमाने में जो उसके गैर जो ना नजर आने वाले जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम गुडविल का नाम देते हैं। एक साहब हैं, ये मैं ऐसे बता रहा हूं आपको गुडविल के हवाले से कि गुडविल की हम क्यों वैल्यूएशन करते हैं। एक साहब हैं, उन्होंने 1 लाख रुपया कमाया लगाया बिजनेस में और वो कमा रहे हैं कोई 50,000। लेकिन एक दूसरे साहब हैं, उन्होंने 2 लाख रुपया लगाया हुआ है, वो 50,000 कमा रहे हैं। इसका मतलब है जो पहली एग्जाम्पल दी गई, जो पहला बंदा था वो उसकी गुडविल ज्यादा अच्छी है, वो 1 लाख रुपया लगा के 50,000 रुपया कमा रहा है, दूसरा 2 लाख रुपया लगा के 50,000 कमा रहा है। तो दिस इज द सेंस ऑफ या जजमेंट ऑफ गुडविल। और इसकी कई जजमेंट होती हैं, आपने एडमिशन में बहुत सारा पढ़ा भी होगा इसके बारे में। मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें रिवाइज करके आगे जा रहा हूं। अब इसी तरह जब नया पार्टनर आपका यहां से आया था, हमने उससे उस पर गुडविल के पैसे लिए थे। अब उसकी वजह से आपके बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव आया, आपकी गुडविल कितनी बढ़ी या कम हुई, उसका इफेक्ट भी हम उसको देंगे जब वो जाएगा। तो दिस इज द सेंस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहां पे करनी पड़ेगी। फिर आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपने एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ केसेस पढ़े थे, उसमें आपके पास रिवैल्यूएशन मेथड था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड था और एक प्रीमियम मेथड था। ये कुछ मेथड थे। प्रीमियम मेथड में गुडविल पेड प्राइवेटली, उसमें एक केस आता है, गुडविल बॉट इन कैश एंड रिटेन एंड गुडविल बॉट इन कैश एंड विथड्रॉन। इनकी आगे फर्दर एंट्रीज थी। इसके बाद आपके पास मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड है या रिवैल्यूएशन मेथड है। तो रिवैल्यूएशन मेथड में आप क्या करते हैं, यू जस्ट रेज द गुडविल। कब? when the new partner does not pay anything for goodwill। understood है in retirement the new partner is not getting in, वो नहीं आ रहा, so the goodwill cannot be, अब हम गुडविल सिर्फ रेज कर सकते हैं, गुडविल कैनॉट बी ब्रॉट इन कैश, आएगी नहीं। हम सिर्फ गुडविल रेज करेंगे, इसका मतलब दिस इज वेरी क्लियर, प्रीमियम मेथड यहां पे नहीं होगा। मैं आपको समरी बता रहा हूं सारी, ताकि आपको याद रहे क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, या ये उससे कितना मिलता जुलता है, या हम उसमें से कितनी चीजें जो है एडमिशन की यहां पर एडजस्ट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद आपके पास रेशियोज होती हैं। आपको याद होगा एडमिशन में आपने उसकी प्रॉफिट रेशियो पे कुछ बात की थी। वहां पे हमने 3 रेशियो पे बात की थी, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्यों थी बेटा? बड़ा सीधा सा होता है। देखें, आपके 2 पार्टनर थे, ए और बी, एंड सी वांट टू ऐड इन। सी उसमें ऐड हुआ। जब सी ऐड हुआ, ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ द पार्टनर, बाकी जो पार्टनर हैं, दे हैव टू सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट। उन्होंने अपना प्रॉफिट छोड़ेंगे तो उसको मिलेगा, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए वो जो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं उतना वो गेन कर रहा होता है। अब यहां पे क्या होगा, न्यू पार्टनर के हवाले से, यहां पे क्या, ओल्ड पार्टनर, यहां जो पार्टनर जाएगा उसके हवाले से बात क्या होगी, जब रिटायरिंग पार्टनर होगा तो यहां पे जो रेशियो कैलकुलेट की जाएंगी, ओल्ड रेशियो होगी, न्यू रेशियो होगी और एक गेनिंग रेशियो होगी। अब गेन कौन करेगा? गेन यहां पे कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। भाई रिटायरिंग पार्टनर चला गया, अब उसके जो पैसे उसको देने थे वो बच गए, तो गेन कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बाकी पार्टनर बच जाएंगे। इस पे भी बात होगी आपसे किसी बोर्ड पे, मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे होता है। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए ये बड़ा अहम मसला होता है, व्हाई वी डू द रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब है कि आपने अपने बिजनेस को आज की मार्केट के मुताबिक ले आए हैं। जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो आपने उसको समझाया, देखें भाई मैं आप आए हैं, एक्सपीरियंस को अगर हम साइड पे कर दें तो आज से हमारे बिजनेस की वैल्यू ये है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे मार्केट के मुताबिक है।
तो उसमें जब रीवैल्यूएशन करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी भी कम भी होगी, इसी तरह लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी भी कम भी होगी, और उनके कम या ज्यादा होने की वजह से एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आने की वजह से आपको प्रॉफिट या लॉस भी होगा, जो कि ओल्ड पार्टनर्स, एडमिशन की बात कर रहा हूं, ओल्ड पार्टनर से एडजस्ट करते हैं। सेम केसेस है, जब वो जा रहा होगा तो हम तब भी यही करेंगे, उसके जाने बाद अपने बिजनेस की वैल्यू को रीवैल्यू करने के लिए अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे और उसका नफा या नुकसान जो है वो आपस में शेयर करेंगे। देखें, रिटायरिंग पार्टनर जिस तारीख को जा रहा है उस तारीख से पहले जितने भी एग्रीमेंट हुए हुए हैं, जितनी भी लायबिलिटीज ओन की हुई हैं, जितना बिजनेस है, बिजनेस उसके मुताबिक जा रहे थे, वो सारों का जिम्मेदार है। प्रॉफिट में भी, लॉस में भी, सब में वो जिम्मेदार है। इसलिए आपको ख्याल रखना है कि जब वो जाएगा तो ये सब चीजों को आपने उनके हिसाब से एडजस्ट करके देना है। इससे यहां पर भी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मसला आएगा। फिर एनी प्रॉफिट रिजर्व ऑफ द लॉस बिफोर रिटायरमेंट, अगर उसके रिटायरमेंट से पहले कोई प्रॉफिट या रिजर्व पड़ा हुआ है इन ओल्ड बैलेंस शीट, तो वो भी एडजस्ट किया जाएगा उसके साथ ही। उसके बाद जब ये सारे काम नॉर्मली हो जाते हैं, डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनिंग द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, कि उससे कितने पैसे अब देने हैं, अब इन सबका भी फैक्टर होगा बीच में, ये सारी चीजें भी बीच में शामिल होंगी, और कोई मजीद चीज सामने आ गई तो वो भी हम देख लेंगे, वो भी हम उसको तब जाके उसकी अमाउंट ड्यू बनेगी कि हमने उसे कितने पैसे देने हैं, उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा था, उसकी कोई और लॉसेज में कितना हिस्सा था, रिवैल्यूएशन में उसका कितना कंट्रीब्यूशन था। ये सारा कुछ करने के बाद फिर पता चलेगा, हम रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर उसे ये पेमेंट करेंगे। अब फिर वही बात है, पेमेंट कैसे करेंगे। अब यहां पे पेमेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। या तो हम लमसम अमाउंट दे देते हैं, अगर बिजनेस बहुत स्ट्रांग है तो सारी अमाउंट देके फारिग करते हैं। अगर हमारे पास सारी अमाउंट हम उसे नहीं दे सकते तो हम उसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। जब हम उसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो कुछ पैसा हम उसके, अगर उसे हमने देना था मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया, मैं उसे 20,000 रुपया दे दूंगा, बाकी कहूंगा यार ये हमारे पास आप एज ए लोन छोड़ जाएं, इस पे हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे और आस्ता आस्ता हम आपको पे कर देंगे। इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई, 20,000। हर साल वो 20,000 पे करेगा, तो 5 साल बाद उसका लोन जो है, ये जो बिजनेस को उसने दिया हुआ है, दिस इज लोन, लोन फ्रॉम द पार्टनर नहीं होगा, ये है लोन, ये पार्टनर नहीं कहलाएगा, वो चला गया, ये लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी ही कहलाएगा। तो इस पे इंटरेस्ट दिया जा रहा होगा, और जब अगर इस दौरान बिजनेस को वाइंड अप करना पड़े, डिसॉल्व करना पड़े, तो इसको पेमेंट भी हमने अलग से करनी है। ये सारा कुछ देना पड़ेगा इसको, क्योंकि वो अब रिटायरिंग पार्टनर हमारी पार्टनरशिप छोड़ के जा चुका है। ये सब काम वही हैं जो आपने इससे पहले किए, और कहां किए, एडमिशन में किए। मैंने सिर्फ उसके बारे में एक समरी से आपको बता दी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, मैं कुछ डिटेल मजीद इसमें ऐड करूंगा, जहां से आपको कुछ चीजें और याद आना शुरू हो जाएंगी। तो अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। ले जी, जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी मैंने उसको हेडिंग वाइज यहां पे लिख दिया। सबसे पहले मैंने यहां लिखा हुआ है जी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए, अगर आपको याद हो, आपके पास एक मेथड था, एवरेज प्रॉफिट बेसिस, याद आया होगा। इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होती थी कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स परचेज, दिस इज द गुडविल। रिमेंबर, whenever you are going to calculate the goodwill by using this method, it will give you the total goodwill of the firm. It will give you the total goodwill of the firm, not the individual partner goodwill. This is the total goodwill of the firm. और ये बहुत मशहूर तरीकेकार है, अक्सर सवालों में मिलता है। इसके बाद आपके पास है एक सुपर प्रॉफिट बेसिस। अगेन यहां भी वही फॉर्मूला आपने याद किया होगा या पढ़ा होगा कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स परचेजेस। अब ईयर परचेज बेटा एक टर्म है कि आप कितने साल का प्रॉफिट उससे खरीद रहे हैं, जो आपको वो देगा, मतलब जितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो कितने साल का प्रॉफिट है, उसकी बेस पर ये कैलकुलेशन की जा रही होती है। इसके बाद यहां पर एक और मेथड आपके पास मौजूद है, आपकी किताब में मौजूद है, उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें गुडविल निकालने का कुछ अलग अंदाज था। इसमें अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है, मतलब आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो आपके एक्चुअल बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा है, तो उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज गुडविल। वो मैंने जो बात आपको बताई
कि एक साहब जो हैं वो 1 लाख रुपए लगा के 50,000 कमा रहे हैं और एक साहब जो हैं वो 2 लाख रुपए लगा के 50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जाहिर है आपकी बिजनेस की गुडविल की वैल्यू ज्यादा है। यानी कि आपका कैपिटल, अगर मैं यूं कह दूं कि आपका कैपिटल होना चाहिए था 2 लाख, जबकि है कितना 1 लाख, तो जब आप उसे अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल से डिफरेंस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना कैपिटल ज्यादा होना चाहिए था। दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके बाद एक और मेथड है जो कि मैथमेटिकली ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है एन्युटी। इसमें एक एन्युटी फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको वैसे भी कभी कोई पूछ ले कितने मेथड है, ये ऐसे आपको नाम याद होने चाहिए। तो हाउ मेनी मेथड आर देयर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है, तो आप ये 4 नाम लिख सकते हैं। और भी नाम होंगे और भी वैल्यूएशन के मेथड होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर इन है, मशहूर है। लेकिन मैं फिर बता दूं, आपको ज्यादातर जो गुडविल का मेथड मिलेगा वो पहला मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा बेटा, जब सवाल में गुडविल की अमाउंट मेंशन ना हो, लेकिन सवाल का ताल्लुक जो है वो रिटायरमेंट से है या एडमिशन से है, तो आपने फिर ढूंढना है क्या क्या हालात गिवन है। तो ये चीजें, इन चीजों में अगर आप इक्विप हो जाते हैं, इन चीजों में अगर आप एक्सपर्टीज ले लेते हैं, तो फिर आपके लिए ये सवाल करना बहुत आसान होगा। ले जी, इसके बाद हमारे पास आया जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट जो है हमारे पास यहां पर 2 ही ट्रीटमेंट चलेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ, और दूसरा चलेगा रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ। ये 2 ही मेथड हैं जिसका हम यहां इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यूं समझ लें, एक जो है, दोनों को अगर मिक्सचर कर दूं थोड़ा सा, तो वो आपके एडमिशन के आखिरी 2 मेथड थे, रिवैल्यूएशन मेथड एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड। एक में रेज करते हैं, एक में रिटर्न ऑफ करते हैं। अब इसमें जब टोटल गुडविल की बात करेंगे, टोटल गुडविल रेज होगी, तो यहां पर जब आप एंट्री पास करोगे बेटा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। दिस इज टोटल गुडविल रेज। अगर मैं इसको राइट ऑफ करूंगा तो यहां आएगा बेटा रिमेनिंग, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ये इसके हवाले से बात आ गई। अब इसी तरह अगर मैं रिटायरिंग पार्टनर की तरफ जाता हूं तो वहां पे कुछ यूं बात होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अगर मैं इसको खत्म करूंगा गुडविल को, तो ये वही बात, रिमेनिंग पार्टनर्स ये ले जी, ये एक मैंने एंट्री आपको बना दी, ऐसे आपको याद रह जाए, ठीक है। इस पे हम बाद में सवालात भी करेंगे, क्योंकि ज्यादातर आपके बोर्ड में सवाल जो हैं वो अगर इस एरिया से ज्यादा आते हैं, इसलिए हमें इन चीजों को थोड़ा सा गौर से लेकर चलना है, देखना है, ताकि इसमें हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। अब बेटा इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, और वहां जाकर हम इसके रेशो के हवाले से कुछ मजीद चीजों को देख लेते हैं कि इसमें रेशो किस तरह की आ सकती हैं, क्या होती हैं, और वो किस तरह एडजस्ट करेंगे, लिखेंगे। तो आए चलें इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। जी, हमारे पास जो तीसरा स्टेप था, दैट वाज रेशियो अमंग द पार्टनर्स, हमने इस पे बात करनी है। अब क्या होता है, यहां पे हमारे पास 2 तरीके, मैं आपको आज एक तरीका सिर्फ बता रहा हूं, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमको इसका दूसरा तरीका भी डिस्कस करेंगे। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है कि आपने क्या करना है, भाई काय का एग्रीमेंट नहीं है, भाई किसी ने हिस्सा परचेज करना है, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा किस तरह परचेज किया जाएगा, कितने रेशो से परचेज किया जाएगा, ऐसा कोई हमारे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम इन द सेम रेशो एज बिफोर द रिटायरमेंट। एज बिफोर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले वो रेशो चल रही थी, उसी तरीके से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पर इस बात को समझाने के लिए मैंने आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर की है। बेटा ये रेशो है हमारे पास, ओल्ड रेशो है आपके पास, ए की,
ए की जो ओल्ड रेशो है वो है 1, 2 एंड 3। आपको कभी ऐसे भी नजर आ सकती है 1/6, 2/6 एंड 3/6। बात वही है, तो आपने क्या किया, इनका रेशो का सम लेके इसके नीचे लिख दिया, इसका डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। अब आपने यहां पे मैंने एक सिचुएशन बनाई आपके लिए, इफ ए रिटायर्स, मैं इसके कलर चेंज करके आपको बता दूंगा। ये देखें जी, ये जा रहा है, ये मैंने इस पर टिक लगाया, ए रिटायर्स, गौर से देखिएगा, मैं उसी कलर से उसी के रेशो मेंशन करूंगा। तो इसकी रेशो तो खत्म होगी ना बेटा, अब ये आएगी 2 और ये आएगी 3। अब ये वही रेशो थी जो इससे पहले वो शेयर कर रहे थे, 2 एंड 3। इसी तरह अगर वो कहता है बी रिटायर्स, नहीं जी बी चला गया, अब रेशो इनमें बचेगी 1/3। एंड इफ सी रिटायर्स, अगर सी रिटायर हो जाता है तो इसकी 1 और इसकी 2 और इसकी कोई रेशो नहीं है। आप देख लें, ये वही फिगर्स हैं जो इससे पहले यहां पर नजर आ रही थी, जो इससे पहले आपको यहां पर नजर आ रही थी। अब अगर आपको वो सवाल में कहता है, कुछ नहीं कहता, वो कहता है जी वो बंदे चले गए हैं, एक बंदा चला गया है, 3 थे, तो आप आगे सवाल करें, तो ये जो मैंने रेशो निकाली बेटा, ये जो रेशो है ये इसकी कहलाएगी न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या कहलाएगी? न्यू रेशो। और जब हम न्यू रेशो खुद कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब न्यू रेशो इस तरीके से हम खुद कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से, तो आपकी गेन रेशो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। बहरहाल जब आएगी मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करनी है। फिलहाल आप देखें कि मैंने 2 रेशो बताई, ये ओल्ड रेशो है और ये आपके पास जो आपने निकाली है तीनों की, ये क्या कहलाएगी? न्यू रेशो। जाहिर है क्वेश्चन में कोई एक पार्टनर ही जाएगा, कोई एक पार्टनर ही जाता है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप उसकी रेशो को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अगर ए रिटायर होता है तो ये 2 बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं इनमें, अगर बी रिटायर होता है तो ये बी की मैंने रेशो नहीं लिखी, ए और सी की लिख दी, और अगर सी रिटायर होता है तो मैंने ए और बी की लिखी और सी की रेशो नहीं लिखी। इसी तरीके से आप इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। नहीं बेटा, ये आपके पास एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर। हम अगले लेक्चर का आगाज इसी प्रॉफिट शेयर रेशो से करेंगे। अभी मैंने इसमें एक मेथड बताया, एक मुझे मेथड और बताना होता है जिसमें वो क्या करता है, वो शेयर अपना जो है, जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा जो है, वो रिमेनिंग पार्टनर उससे एडजस्ट कर लेते हैं किसी रेशो से, और जब उसे एडजस्ट करते हैं तो वहां पे फिर हम जाके देखेंगे कि इसको किस तरीके से और मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये 2 ही तरीके होते हैं मेन। तो आपको ये आ जाए कोई इस पे, क्योंकि शॉर्ट कहीं बने होते हैं, कोई एमसीक्यूज आ जाता है, तो आपको अगर हल करना आता होगा तो इतनी मुश्किल बात तो है नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं, मैथमेटिकली आप बड़ी इजीली हल कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे इसके वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ गुडविल की ट्रीटमेंट की तरफ, और उसके बाद फिर हम उसमें से कुछ छोटे छोटे सवाल को आपके सामने पेश करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सवाल किस तरीके से हल करने होते हैं। तो बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।